जो बंदा मेहनती है ना और टाइम का पाबंद है, ठीक। उसे वकील होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं हाजिर दिमागी बेहतरीन हिकमत अमली है। बिल्कुल जो ठीक। बंदा हाजिर दिमाग है वो वकालत में आए। और थर्ड वन जो मैं समझता हूँ, जो बंदा अल्यूजनिस्ट है, जो अल्यूजन्स क्रिएट कर सकता बिल्कुल है, ठीक। वो बंदा वकील बन जाए, वो इस शोबे में आ जाए इंशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो यहाँ कंसेप्ट है ना, अगर मैं बात करूं फिर बाद में लोग मुझे कहेंगे कि ये बैद साहब आपने ये बात क्यों कर दी। यहाँ जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ठीक। बंदे के पल्ले कुछ भी ना हो, ठीक। लेकिन उसकी अपीयरेंस अच्छी हो, उसका माशरे में उठना बैठना अच्छा हो, तो लोग कहते हैं यार ये बंदा ठीक है। इवन कि उसकी क्रेडिबिलिटी को मापे बिना हम लोग उसके जो है स्पुर्द अपना सारा कुछ कर देते हैं। बिल्कुल। अगर आपका सिविल का केस है, आपका क्रिमिनल का केस है, आपका फैमिली केस है, तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप किसी दोस्त से रब्ता करें या किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें जिसका कचहरी में उठना बैठना है। उस बंदे से रब्ता कर लें, या फिर आप उस बंदे से रब्ता करें जिस बंदे ने ऑलरेडी उस तरह का एक केस जो है वो ज़ाती तौर पर हैंडल किया हो। आप जब उससे मशवरा लेंगे, जो बंदा कचहरी में आ जाता है ना, सर मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है ये, 3-4-5 साल में वो बंदा आधे से ज़्यादा वकील हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यार यहाँ किस चीज़ में जो है वो खामी है या किस चीज़ की खूबी है, तरक्की करेगा। अच्छा, यानी ये खूबियां अगर किसी में हैं, बंदे ने होनी ये चाहिए। हमने बैठे स्टूडियो में तीनों खूबियां जो हैं ये आपने देखी हैं। जी, जी, पहले तो फर्स्ट टाइम की जो पाबंदी आपने कहा ना, आपने ये किया है। अच्छा, इसके बाद जो है अवामी सवाल है कि ये जो वकील होते हैं इनका सारा दारोमदार झूठ पे होता है, और अपनी औलादों को भी कहते हैं कि जे तू झूठा बनना है तो तुम वकील बन जाओ। तो इसमें क्या आप कहेंगे? ये एक मजाक के तौर पे क्वेश्चन कहा जाता है, खानदानों में पूछा जाता है, तो इसकी कितनी है? अमर भाई, मैं अपनी जाती जिंदगी में अगर कहूँ ना, तो मुझे बड़ा इस चीज ने तंग भी किया और मैंने बड़ा बर्दाश्त किया इस चीज को। इवन कि मैं किसी जगह बैठा होता हूँ और मैं सच्ची बात कह रहा होता हूँ, तो अक्सर वहां पर कुछ ऐसे इवल पर्सन्स होते हैं जो ये कहते हैं छड्डो यार ये वकील है। मतलब हमारे यहाँ एक स्केच बन गया हुआ लोगों के ज़हन में कि जी वकील झूठे होते हैं। ऐसा नहीं है, लॉयर्स प्रोफेशन है, एक बात। दूसरी बात, जब आप किसी वकील के पास जाते हैं अपने केस लेके जी, तो वो जान की बाजी लगाने तक जो है वो चला जाता है। इवन हमारे यहाँ बहुत सारे वकाला जो है वो इसी हवाले से, इसी वजह से केस में जाती होके उनका मर्डर भी हो जाता है, वो कत्ल हो जाते हैं बेचारे। अच्छा उबैद साहब, इसमें एक सवाल है कि वकील और पुलिस का चोली दामन का साथ है। जी बिल्कुल। घरों में कहा जाता है कि टिल्लो ने काला कोट है नहीं पाया। तो इसकी एक वजह मुझे बता दें कि ये यूनिफॉर्म जो है, ये ब्लैक टाई है और वाइट शर्ट और ब्लैक कोट के साथ ब्लैक शूज, ये किसकी अलामत है? क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है या फिर वैसे ही एक अलामती ये यूनिफॉर्म है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फार्म ऑफ द नेशन के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमाद अल्ताफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, रवायत को बरकरार रखते हुए हम आपके सामने आपकी महबूब तरीन शख्सियात को हम मदऊ करते हैं, और जिस शोबे में वो एक्सपर्ट होते हैं उसे हम आपके सवालात की जानकारी लेके आप तक जवाबात पहुंचाते हैं। ऐसे ही आज हमने कानूनी सवालात के जवाबात जानने के लिए, आपके सवालात को जानने के लिए, जो आम इंसान के जहन में होते हैं उनको जानने के लिए हमने एक मरूफ वकील को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, और उन सवालात के लिए उन्हें मदऊ किया है जो आपके सवालात मेल के थ्रू, कंटेक्ट के थ्रू हमारे स्टूडियो में रिसीव होते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अबैदुल्ला खान लोहानी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो हम आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं, और पूरी टीम के साथ मशकूर है कि आपने हमें जो है ये टाइम दिया। बहुत शुक्रिया माद भाई। आज जो पसे पर्दा जो वकालत के सवालात हैं हम वो करेंगे। एक तो वो क्वेश्चंस हैं जो ऑन द रिकॉर्ड होते रहते हैं, लेकिन आज हम पसे पर्दा जो क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे जो आज तक कोई यहाँ तक जो है रहनुमाई नहीं कर सका। अच्छा अबैदुल्ला साहब, ये बताएं कि हजारों लाखों की तादाद में फील्ड्स हैं, आपने वकालत ही क्यों चुना? माद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ लॉर्ड्स प्रोफेशन कहा गया है इस प्रोफेशन को, बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरा ये था कि मैंने बचपन से ये था कि मैंने जो है ना वो सर्व द ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत करनी है। अब मैंने बहुत सारे जो फील्ड हैं, शोबा जात हैं, उनमें
जब सबको मैंने पढ़ा, देखा, सुना, तो मुझे ये लगा कि जितनी मैं वकालत के शोबे में रह के लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, लोगों के काम आ सकता हूँ, ये किसी भी शोबे में मैं रह के ठीक। नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जो है वो वकालत के शोबे को चुना, क्योंकि एक तो ये लॉर्ड्स प्रोफेशन है और दूसरा ये लोगों की खिदमत करने के लिए बहुत अच्छा शोबा है। अच्छा, यानी लोगों की जो खिदमत का जज्बा है जी उसने आपको इस तरफ जी, लेके बिल्कुल आया। बिल्कुल जी अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि मैं सुनता रहता हूँ अक्सर जो नए यंगस्टर्स आते हैं जी उनके जेहन में एक सवाल आता है जी कि यार ये जो पेशा है ना ये विरासती पेशा है जी। और इससे हट के बंदे को वकालत में नहीं आना चाहिए। इस बात में कितनी सदाकत समझते हैं आप? नहीं, जहाँ तक भाई मैं समझता हूँ ये विरासती पेशा नहीं है। बेसिकली जो पुराने वक्त थे उन वक्तों में जिन लोगों के पास एबिलिटी होती थी, कैपेबिलिटी होती थी या उनकी क्रेडिबिलिटी थी फैसला करने की, उन लोगों को चौधरी कहा जाता था। आपने देखा होगा बहुत सारे वकाला के साथ जो है वो उनके नाम के साथ चौधरी लिखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। उस जमाने में जो लोग इस क्रेडिबिलिटी के मालिक थे कि वो किसी के पास जाके या उनके यहाँ बैठ के उनका फैसला कर सकते हो, वो उन लोगों को चौधरी कहा जाता था। उसी लिहाज से ये जो प्रोफेशन है, बस हमने एक जहन बना लिया कि सिर्फ वही लोग करेंगे जिनके बड़े बूढ़े जो है वो लोगों का फैसला कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक। अल्लाह की जात ने जिस बंदे में या जिस बंदे से ये काम लेना होता है, अल्लाह की जात ऑटोमेटिकली उस बंदे को उस शोबे में ले आती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक मैं समझता हूँ, वकालत कोई विरासती पेशा नहीं है। मेरे वाले साहब फौज में मुलाजम थे, वो किसान थे, और मुझे अल्लाह की जात ने इस शोबे में जो है वो इस कदर जो है वो अल्लाह की जात ले आई मुझे, या मुझे ये नवाजा इस शोबे में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज खिदमत कर रहा हूँ। बल्कि आप इसकी जिंदा मिसाल हैं कि जी जी, आज आप बिल्कुल बिल्कुल। इस मेरे क्वेश्चन की जिंदा मिसाल आपने बिल्कुल वजाहत ऐसा ही है कर सर। दी है कि हाँ जी हाँ जी आपके वालिद साहब जो है वो जी वकील जी। नहीं है। वो वकील नहीं है सर, वो एक किसान है पेशे से। वो एक मुलाजम थे, फौज में से रिटायर्ड थे वो, और उनका बेटा जो है वो शकरगढ़ में लोगों की खिदमत कर रहा है सर। इसलिए जहां तक मैं समझता हूँ ये विरासती पेशा नहीं है सर। अच्छा, एक तरफ डेरेदारी का निजाम जी और दूसरी तरफ एक किसान का बेटा वकील, जी आप क्या समझते नहीं कि ये खुला तजाद है कि एक किसान का बेटा उन जगहों में अपनी जगह बनाए जहां जी पे डेरादारी निजाम है, और जी, क्योंकि मुकामी वकालत जो होती है बिल्कुल वो बड़ी मुश्किल होती है और बेशक उसमें जगह बनाना एक जी खातर खा, तो एक किसान का बेटा उठ के एक काबिल वकील बन जाए, जी। मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसको जरा समझा दे। एक शेर है जी, एक कि कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, बिल्कुल ठीक। ढूंढने वाले को दुनिया नहीं देते हैं। बिल्कुल। एक शेर हो गया, एक मिसाल है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। themselves। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आपने जब एक चीज ठान ली ना कि ये मैंने करना है, ठीक। आप देखेंगे कि आपके लिए जो रास्ते हैं वो ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। जहां तक ये क्वेश्चन है कि डेरादारी और उसके साथ एक किसान का बेटा वकालत में आ गया, अगर आप काबिल हैं तो आपको जो शाने कही है वो मिलती है। मिलती ठीक। ठीक है, ये अल्लाह ताला की नवाजिश बिल्कुल होती ठीक। है, अल्लाह ताला की इनामात होते हैं अल्लाह ताला की जात के। आप एक गांव से उठ के एक मजदूर के या किसान के बेटे हो के आप एक जगह ऐसी जगह बैठ जाते हो जहां पर बहुत बहुत बड़े बड़े जो है वो मैं जहां तक कहूँ मगरमच्छ बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल उनके ठीक। सामने जाके बैठते हैं। लेकिन एक चीज है, वकालत में मैं जितने अपने सीनियर से मिला हूँ, उन्होंने मुझे प्रमोट किया है। किसी बिल्कुल भी ठीक। सीनियर ने मुझे ये नहीं कहा कि यार ये कहाँ से आ गया है, ये इसे तरक्की नहीं करनी देनी चाहिए या ये वो। जहां तक वकालत है, वकालत में ना तो डेरादारी चलती है, और ठीक। जहाँ ये हमारे माशरे में जो जिसे हम चुदराहट कहते हैं, बिल्कुल। ये भी नहीं चलती। हम सारे वकाला बरादरी जो है हमारी एक दूसरे को बराबरली जो है वो ट्रीट करते हैं। इसलिए डेरादारी का जो निज़ाम है मेरे शोबे में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यानी इसमें कोई सदाकत नहीं नहीं है सर, कि इसमें आपकी सदाकत वकालत पे असरअंदाज नहीं होती है नहीं होती सर, डेरादारी। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा उबैद साहब, इसके बाद जो हमारे यंगस्टर्स आते हैं, जी पहली बात तो ये है कि कोई भी शोबा आप देख लें उसमें अल्लाह पाक ने कोई ना कोई अगर सलाहियत दी है तो आप उस तरफ आए। बेशक। वकालत के लिए क्या क्राइटेरिया है कि बंदे में कौन सी ऐसी खूबियां हों तो फिर उसे इस तरफ आना चाहिए, वरना कोई और शोबा इख्तियार कर लेना चाहिए? जहां तक मैं समझता हूँ माद साहब, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। और जो बंदा मेहनती है ना और टाइम का पाबंद है, ठीक। उसे वकील होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं हाजिर दिमागी बेहतरीन हिकमत अमली है। बिल्कुल जो ठीक। बंदा हाजिर दिमाग है वो वकालत में आए। और थर्ड वन जो मैं समझता हूँ, जो बंदा अल्यूजनिस्ट है, जो अल्यूजन्स क्रिएट कर सकता बिल्कुल है, ठीक। वो बंदा वकील बन जाए, वो इस शोबे में आ जाए, इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अच्छा, यानी जी, ये खूबियां अगर किसी तीन में हैं, खूबियां बंदे में बल्कि होनी ये चाहिए। हमने बैठे स्टूडियो में तीनों खूबियां जो हैं ये आपने देखी हैं जी कि जी, पहली तो ये फर्स्ट टाइम की जो पाबंदी मोहब्बत आपने कहा ना वो आपकी है। आपने ये किया है। जी अच्छा, जी इसके बाद जो है
एक सवाल आता है हमारे ज़हनों में, जी बल्कि एक अवामी सवाल है जी कि ये जो वकील होते हैं, हाँ जी इनका सारा दारोमदार झूठ पे होता है जी और अपनी औलादों को भी कहते हैं कि जे तू झूठा बनना है जी तो तुम वकील बन जाओ। तो इसमें क्या आप कहेंगे? ये एक मजाक के तौर पे जी भी जी क्वेश्चन बिल्कुल। कहा जाता है, हाँ जी खानदानों में पूछा जाता है, बिल्कुल। तो इसकी कितनी अमाद हकीकत भाई, मुझे, मैं अपनी जाती जिंदगी में अगर कहूँ ना तो मुझे बड़ा इस चीज ने तंग भी किया है और मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है इस चीज को। है? कि इवन कि मैं किसी जगह बैठा होता हूँ और मैं सच्ची बात कह रहा होता हूँ तो अक्सर वहां पर कुछ ऐसे इवल पर्सन होते हैं जी जो ये कहते हैं "वो छड्डो यार, ये वकील है"। मतलब हमारे यहाँ एक स्केच बन गया हुआ लोगों के जहन में कि जी वकील झूठे होते हैं। ऐसा नहीं है, लॉज प्रोफेशन है एक बिल्कुल। बात। दूसरी बात, जब आप किसी वकील के पास जाते हैं अपना केस लेके, जी तो वो जान की बाजी लगाने तक जो है वो चला जाता है। इवन बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ बहुत सारे वकाला जो है वो इसी हवाले से, इसी वजह से केस में जाती होके उनका मर्डर भी हो जाता है, वो कत्ल हो जाते हैं बेचारे। जहां तक मैं समझता हूँ वकील कभी भी झूठा नहीं होता। हाँ ये है कि साइल की दादरसी के लिए कोई गरीब बंदा आ जाए हमारे पास, वो आके कि जी मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया है। अब हमें, हमारे जहन में ये होता है कि जी अगर मैंने अदालत को ये बताया कि जी 5 लाख का नुकसान हो गया तो मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए जो उसका वो जाना जो पे किया जाएगा, ये जुर्माना जो बिल्कुल भी इसकी कंपनसेशन होगी वो 2.5 लाख तक होगी। उसमें हम जो है वो थोड़ा बहुत कर देते हैं, ठीक। वो भी साइल से पूछ के। अदरवाइज मेरे ख्याल से वकाला बरादरी जो है वो यानी उसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि साहिल को उसका हक मिल हक सके। मिल जाए, उसकी दादरसी हो जाए बस। अदरवाइज मैंने आज तक अपने, मुझे 5-6 साल हो गया वकालत में आए, मैंने आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं देखा जहां पर मुझे जाके ये शर्मिंदगी हो कि जी मैंने सारा कुछ झूठ लिख दिया हुआ है या अपने पल्ले से लिख दिया हुआ है। हाँ ये है, हमें जब हम दफातर में बैठे होते हैं ना तो साहिल हमारे पास आते हैं, वो आके हमें बताते हैं कुछ ना कुछ छुपा के, कुछ ना कुछ गलत बयानी करके वो हमें बताते हैं, जिसकी बिना पर हमें जो है वो चलना यानी घर से को पड़ता है। कहानी गढ़ के ले जी आते हैं बिल्कुल जैसे। लेके आते हैं वो उस इस हवाले से जो है वो। अदरवाइज ये सिर्फ ना हमारे लोगों के जहन में कंसेप्ट बन गया। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। जो लोग कह रहे होते हैं ना कि वकील झूठे होते हैं, वकील ऐसे होते हैं, वकील ऐसे होते हैं, जब इन लोगों के ऊपर कोई मुकदमा बनता है ना तो फिर वो पता क्या कहते हैं, वकील साहब बचा लो, वकील हाँ, साहब बचा लो, पहला जेन में यही झूठ आता है। बोलो सच बोलो लेकिन बचा लो। तो मैं जहां तक समझता हूँ ये लॉ प्रोफेशन है, इसमें जी झूठ की जो है वो गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मैं बतौर पाकिस्तानी आम शहरी, जी मेरा एक केस है तो मैं किसी वकील के हैंड ओवर करना चाहता हूँ, जी कोई वकील मैं लेना चाहता हूँ, जी तो मुझे क्या देखना चाहिए कि किस वकील में कौन सी खूबी हो, या मैं अपना केस किसी के हैंड ओवर कर रहा हूँ जी तो मैं कौन सी चीजें उसमें देख के जो है उसको केस हैंड ओवर करूँ? ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो यहाँ कंसेप्ट है ना, अगर मैं बात करूं फिर बाद में लोग मुझे कहेंगे कि ये बैसा आपने ये बात क्यों कर दी। यहाँ जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ठीक। बंदे के पल्ले कुछ भी ना हो ठीक। लेकिन उसकी अपीयरेंस अच्छी हो, उसका माशरे में उठना बैठना अच्छा हो, तो लोग कहते हैं यार ये बंदा ठीक है। इवन कि उसकी क्रेडिबिलिटी को मापे बिना हम लोग उसके जो है स्पुर्द अपना सारा कुछ कर देते हैं। बिल्कुल। अगर आपने, आपका सिविल का केस है, आपका क्रिमिनल का केस है, आपका फैमिली केस है, तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप किसी दोस्त से राब्ता करें या किसी ऐसे बंदे से राब्ता करें जिसका कचहरी में उठना बैठना है। ठीक। उस बंदे से राब्ता कर ले, या फिर आप उस बंदे से राब्ता करें जिस बंदे ने ऑलरेडी उस तरह का एक केस जो है वो जाती तौर पर हैंडल किया हो। आप जब उससे मशवरा लेंगे, जो बंदा कचहरी में आ जाता है ना, सर बिल्कुल। मेरा जाती एक्सपीरियंस है ये, 3-4-5 साल में वो बंदा आधे से ज्यादा वकील हो जाता है, क्योंकि हो उससे जाता पता चल जाता है कि यार यहाँ किस चीज में जो है वो खामी है या किस चीज की खूबी है। बल्कि हम देखते हैं कि गांव के लोग, जी बुजुर्ग जो है ना, वो वकीलों से ज्यादा लॉज जो है ना वो अब बिल्कुल जानते होते हैं। और रीजन ये होती है कि उनका एक तो उठना बैठना वो कला में होता है। हाँ जी बिल्कुल। दूसरा, जब वो किसी के पास जाते हैं तो वो 10-15 मिनट, या हमारी तरह जब हम लोग जाते हैं 1-2 मिनट बैठे उठ के चले गए, वो ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ मेरे पास एक बुजुर्ग आते थे, वो जब उन्होंने आना है तो सुबह बैठना, उन्होंने 2 बजे वापस जाना है, 2 चाय की कापी नहीं और चले जाना वापस। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कहा बाबा जी क्या प्रोग्राम आप, वो कहता बेटा सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वो बंदा जब गांव में जाता था ना, वो लोगों को जाकर बताता था कि ये केस ऐसे होना है, ये केस ऐसे होना है। आपने अगर अपना कोई जाती केस है तो यू हैव टू नो दैट कि कौन सा बंदा किस चीज में माहिर है। सिविल का जो वकील है वो उसके पास सिविल के मुकदमा जाएंगे, वो सिविल अच्छी तरह हैंडल करेगा, क्रिमिनल का क्रिमिनल अच्छी तरह हैंडल करेगा।
ये इस चीज पर डिपेंड करता है। जिस तरह मेडिकल के कैटेगराइज बिल्कुल, हैं कि वो बिल्कुल ऐसे दिल ही का डॉक्टर हड्डी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता सर। तो इसी तरह वो बिल्कुल एक ऐसे ही है। कैटेगराइज जो सिस्टम बना हाँ जी, हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस तरह जो है ये एक सिस्टम बना होता बिल्कुल है। बना हुआ सर ऐसे ही। अच्छा उबैद साहब, इसमें एक सवाल है कि वकील और पुलिस का चोली दामन का साथ है जी बिल्कुल। हमेशा जो है। एक अभी घरों में कहा जाता है हाँ कि जी। टिल्लों ने काला को टैम ही नहीं नहीं पाया। पाया। तो इसकी एक वजह मुझे बता दें कि ये यूनिफॉर्म जो है ये जी ब्लैक टाई है और जी वाइट शर्ट और जी ब्लैक कोट के जी साथ ब्लैक शूज, जी। ये किसकी अलामत है? क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है या फिर वैसे ही एक अलामती ये यूनिफॉर्म है? नहीं, हिस्ट्री तो इसके पीछे कोई नहीं है। बस ठीक। ये जब ब्रिटिश ब्रिटिश जो कवानीन है जी ये बने थे, तो इनके लिए उन्होंने एक अलहदा यूनिफॉर्म जो है वो तैयार करवाया था कि जी आपने आना है तो आपने इस शेप में आना है। इवन जब आप मक्का में जाते हैं या आप हज करने जाते हैं तो आपको इहराम बांधा जाता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि आप ब्लैक कोट पहनेंगे, व्हाइट शर्ट पहनेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये आपका कॉम्बिनेशन होगा, तो आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा कि जी ही इज अ लायर। तो बिल्कुल ठीक। ये इसलिए, और जहां तक बुकाला और पुलिस का चोली दामन का साथ है, मैं समझता हूँ कि ये चोली दामन का साथ नहीं है। अब मैं जाती एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूं ना, तो जो वकील होता है ना, उसका हमेशा यही होता है कि वाई, व्हेन, वेयर। ठीक जब हम लोग वाई, व्हेन, वेयर की सिचुएशन में आते हैं ना, तो फिर वो चोली दामन वाला साथ नहीं रहता, क्योंकि ठीक यहाँ पर कानून जो है ये किसी की मिरास नहीं है। यहाँ जिस बंदे के पास पैसा है कानून भी उसका है, गरीब आदमी का कानून नहीं है। तो जब गरीब बंदा थाने में जाएगा या कचहरी में आएगा तो उसके साथ बिहेवियर और होगा, मेरा भी, मेरे वकाला बरादरी का भी, पुलिस का भी। तो हमारा जो चोली दामन का साथ है वो सिर्फ इस हद तक है कि हम थाने में कॉल कर दें कि जी हमारा बंदा आ रहा है, इसके साथ ऐसे ऐसे कर दे, बस ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक। तो ये चौली दामन का साथ। अदरवाइज आपने देखा होगा अपने रूटीन में। यानी उतनी हिमायत है जब तक ये दोनों कानून के दायरे में रहते हुए जी जी जा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल ऐसे ही उतनी है। हिमायत है। उतनी हिमायत है, बस इससे ज्यादा नहीं अच्छा, एक अवामी सवाल आपसे पूछना है। चाहूंगा। जी अभी निकलते हैं यहाँ से, को 3-4 नाके लगे होते हैं, जी तो कानून इस बारे में क्या कहता है कि नाके की शराइत क्या है और जी। कौन बंदा नाके पे रोकने का मजाज है, या कानून किसको ये अथॉरिटी देता है कि तुम रोक सकते हो? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत बड़ी जो है ना वो मुश्किल बना हुआ है हमारे माशरे में जी लोगों के बिल्कुल। लिए। आपने देखना है कि जहां पर एक बंदा नाका लगा के खड़ा हो ना, सबसे पहले तो ये बात है कि वो एएसआई रैंक का बंदा होगा। बिल्कुल इससे ठीक। नीचे मुहर्रर या कांस्टेबल जो है वो नाका नहीं लगा सकता। ठीक। उसके बाद उस बंदे के पास अथॉरिटी लेटर होगा डीपीओ से। ठीक। अगर उसने नाका लगाना है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है ना। हमारे यहाँ एसएचओ गश्त पर गया होता है, वो किसी और तरफ गया होता है, ठीक। उसके कांस्टेबल किसी और तरफ गए होते हैं। कानून ये कहता है कि अगर किसी एएसआई ने या किसी थाने के अफसर ने, एसएचओ ने नाका लगाना है, ठीक। तो उसने एक अथॉरिटी लेटर लेना है डीपीओ से, तब जाके वो अहल होगा जो है वो नाका लगाने का, नाकाबंदी करने का। अदरवाइज वो मिजाज नहीं है बिला वजह हम शहरी को तंग करने का। कानून कहता है, आइन कहता है। इसके बाद ये भी बता दीजिएगा साथ, ये पुलिस से जुड़ा क्वेश्चन है जी जी कि मतलब घरों में आते हैं बाज दफा, जी किसी ने कोई गिल्टी शख्स है हाँ जी तो उसके बहन भाइयों को ले गए, जी तो जी। इस तरह क्या कोई कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कोई शख्स अगर गिल्टी है तो उसके वालिदैन को, उसके भाई बहनों को जो है ये अरेस्ट कर लिया नहीं, जाए? कानून में मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने किसी एक किताब में, किसी एक स्टेटमेंट में, किसी एक जजमेंट में ये नहीं पढ़ा कि जी फलां बंदा जो है ये गिल्टी है, इसने ये जुर्म किया है, इसकी वालदा को उठा लो, इसके भाई को उठा लो, इसके वालिद को उठा लो और उसे जेल में बंद कर दो। ये सरासर ज्यादती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बंदे, देखे ना आप, एक बंदा एक गुनाह में एक दफा सजा का बिल्कुल मुस्तहक है, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं है। और एक बंदे को एक गुनाह की दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। अब इसी तरह से है कि जुर्म एक बंदे ने किया है, जी। इवल पर्सन वो है, इवल डीड वो सर अंजाम दे रहा है, और उसके जुर्म की सजा आप किसी और को दे रहे हो, इसमें तो सरासर ज्यादती होगी। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर एक मैं छोटी सी मिसाल ऐड करूंगा। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू मुबारक पर कुछ चींटियां बैठी हुई थी, ठीक। तो उनमें से एक चूंटी ने जो है ना वो काट लिया था, तो आपने शायद अननोइंगली जो है वो हाथ लगा दिया, तो वो सारी की सारी जो है वो मर गई। तो बाद में ये क्वेश्चन हुआ, तो फिर लोगों ने ये कहा कि ये बेगुनाह के साथ जो है वो गुनाहगार
या गुनहगार के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ मुलजम को अपनी हिरासत में लेने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए या उसको इस हद तक जलील करने के लिए कि ये खुद आके जो है वो अपना अरेस्ट जो है वो करवा दे खुद को, उसके घर वालों को उठाया जाता है। तो बस कानून में ऐसी कोई भी जो है वो शिक मौजूद नहीं है। अच्छा, ये आपने अभी वर्ड जो है ये मुल्जम बोलना है। जी हमारे यहाँ ये दो वर्ड हैं, मुजरिम और मुल्जम। जी ये लोग तजब्जुब का शिकार होते हैं कि ये आया कि दोनों वर्ड एक ही हैं या जी। इनका इस्तिलाही मानी अलग अलग है। नहीं। इसकी जरा वजाहत कर। इसका हमारे भाई ये है, मुल्जम जो है ये हम स्टार्टर में जब आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन जाती है किसी थाने में, तब तक आप मुल्जम हैं। बिल्कुल आपने वो सुना होगा कि एक नुक्ते ने जो है वो मुझे महरम से मुजरम बना दिया। जी। जो मुल्जम है, जब तक आपका जुर्म साबित नहीं होगा आप मुल्जम हैं। यानी अंडर ट्रायल जब होंगे, जब अंडर ट्रायल आप, जब आपका जो जुर्म है वो साबित नहीं हुआ, तब तक आप मुल्जम हैं। इससे आगे जब आप गिल्टी हो जाते हो, आपको सजा दी जाती है, देन आप जो है वो मुजरम हो जाते हो। ये इसमें ये तजाद है थोड़ा सा मुल्जम और मुजरम। यानी जब तक साबित नहीं होता तब तक बंदा मुल्जम है। मुल्जम है। जब उस पे जो है ये ट्रायल खत्म हो गया, फर्दे जुर्म आयद होने के बाद जो है आयद होने के बाद फर्द जुर्म का भी मैं कहता हूँ कि फर्द जुर्म आयद हो जाना जो है वो किसी बंदे को गिल्टी करार नहीं देता। जब तक आप पर फर्द जुर्म आयद नहीं होती, आपका ट्रायल जो है वो इनिशियली स्टार्ट ही नहीं होता। ठीक। तो मैं कहता हूँ जब आपको सजा होती है तब जाकर जो है मुजरम जो है वो डिक्लेयर होते हैं। अच्छा, लोगों के ये सवालात आते हैं कि हम प्रॉपर्टी ले ली, मैंने बाइक सेल करनी, मैंने प्लॉट सेल करना है, जी। तो जब तक ये रजिस्ट्री के मसाइल हल नहीं होते तब तक हम वो एक स्टैम्प पेपर पे लिख लेते हैं। जी। तो उसकी कोई लीगल वैल्यू है क्या? उस पे कोई कोर्ट एक्शन ले सकती है? अगर कोई लेन देन अपना जो है ये छोटा मोटा पैसों का लेन देन भी अगर स्टैम्प पे कर लेता है तो उसकी क्या बनेगी? पहली बात तो ये है कि जब आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप कोई मुआहदा करो तो आप उसे लिख लिया करो, तहरीर कर लिया करो। ठीक। हमारे यहाँ ये है कि हर बंदा जो है फाइलर नहीं है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो है फाइलर होना भी नहीं चाहते कि मैं फाइलर हो गया तो मुझे जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा और मुझे जो है वो अपने सालाना जो गोशवारे हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि टैक्स से बचने के लिए उन्होंने स्टाम्प पेपर जो है वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। अब होता ये है कि बहुत सारी जमीन जो है वो जरी है या कमर्शियल है, वो इस तरह से होती है, मैंने खरीद के उसको रख दिया कि मैंने आगे इसे सेल करना है। ठीक। तो मैं उसे कभी भी रजिस्टर्ड नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ स्टाम्प पेपर के ऊपर उसकी तहरीर लिख दूंगा, किस बंदे से मैंने जो है वो पैसे दे दिए, इसको जमीन खरीद ली, अब मैंने आगे सेल करनी है, तो उस बंदे का भी ज़हन ये है कि मैंने भी पास नहीं रखनी, आगे सेल करनी है। स्टाम्प पेपर जो है वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप जो टैक्स है उससे बचा जा सके और बाकी जो अदालती मामला है तो उनसे बचा जा सके। अच्छा, चलें, ये इसका जो है ये लिख लेना भी बेहतर है। बेहतर जरूर। अच्छा, ये आपने अभी इसमें कहा है फाइलर और नॉन फाइलर। जी। हमारे यहाँ सोच ये है कि अगर हम फाइलर होते हैं तो हमें ह्यूज अमाउंट जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या इसमें कोई दुरुस्तगी है या फाइलर होना चाहिए अवाम को या नहीं होना चाहिए? बतौर वकील आप इसको क्या समझते हैं? मैं बतौर वकील अगर मैं कहूँ तो एवरी पर्सन शुड बी फाइलर। हर बंदे को फाइलर होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी जो एजेंसीज हैं या आपके मुल्क में जो अदारे काम कर रहे हैं उनके पास आपका डाटा चला जाता है। एक बात। दूसरी बात, मेरे वाला साहब मुझे अक्सर कहा करते थे कि बेटा आप पूरा पेज नहीं लिखते, आप थोड़ा सा पेज नीचे छोड़ देते हो, ये मेरे मुल्क की माशियत को नुकसान है। आप जो पेज छोड़ देते हो, मेरे वाला साहब अक्सर मुझे कहा करते थे। मैं समझता हूँ कि जो बंदा फाइलर नहीं हो रहा वो मुल्क की माशियत का नुकसान कर रहा है। आप मुल्क में रह के अपने कारोबार को सर अंजाम दे रहे हो, आप अपना लेन देन का काम कर रहे हो, आप पैसे भिजवा रहे हो, वसूल कर रहे हो, तो ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपको फाइलर होना चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों को यार फाइलर लाजमी हुआ करता। यहाँ भी एक बात का इजाफा कर दीजिएगा कि क्या हर शख्स टैक्स देगा या एक लिमिट होती है कि ये बंदा फाइलर हो जाए लेकिन इस पे टैक्स कोई नहीं बनता, वो रिटर्न सबमिट करवा दिया करेगा? ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। अगर आप लाखों करोड़ों अरबों में जो है वो बिजनेस करते हैं तो आपको उसी हिसाब से जो आपकी रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी पड़ेंगी। एक बंदा है वो फाइलर होता है और वो सिर्फ ये बताता है कि जी मैंने मेरी 2 एकड़ जमीन है बस, तो मैं फाइलर होना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो उतनी मिनिमम अमाउंट होगी। अगर एक बंदा कहता है जी मेरा अरबों का कारोबार है तो उसका जो जब वो फाइलर हो जाएगा तो उसको अरबों के हिसाब से जो है वो टैक्स, यानी कुछ कैटेगरी ऐसी हो सकती है कि टैक्स भी जीरो बने और बंदा अपना गुजर बसर कर रहा है, वो फाइलर है। मैं वैसे वो कला बरादरी ये बात बताती नहीं है, मैं बता देता हूँ। आपकी जो
नॉन रेजिडेंशियल है ना, जी जो कहते हैं कि मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ, ठीक आपका जो कारोबार है या आप की जो अर्निंग है विद इन द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान आपकी जीरो है, तब आप जो है वो जीरो रिटर्न फाइल करेंगे, उस पे आपको कोई टैक्स अदा करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने ना ये एक तो हमारी लीगल डिस्कशन जारी है, जी जी इसमें मेरे ज़हन में भी आया, मैंने कहीं पढ़ा था जी कि वो पेशे का वकील लड़का अपनी मोहब्बत का मुकदमा हार बैठा। ये जो वकालत है, वकील की मोहब्बत उसकी वकालत होती है या ये हुस्न पसंद भी होती है? नहीं, हुसन पसंद जहां तक मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं तो बहुत सारे वकाला बरादरी जो है वो मेरी ठरकी भी है, ठीक अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं। अच्छा, ये जो बात है ना कि वो मुकदमा जो है वो अपनी मोहब्बत का मुकदमा जो हार गया या बाजी हार गया, एक शेर है कि लैला अब नहीं थामती किसी मजनू का हाथ, जी। या कि नहीं, लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना वो सीख ले। कमाना सीख जाए। अब ये जो वकालत है, मेरे उस्ताद मोहतरम अक्सर मुझे कहा करते थे कि पुत्र 5 साल पैसे वाल नहीं देखना। ठीक जब मैं उनसे लैदा हुआ ना तो मुझे तब ये बात, इस बात का एहसास हुआ, ये जो लॉर्ड्स प्रोफेशन है इतनी जल्दी पे नहीं करता बंदे को, उसमें थोड़ा सा जो है वो बंदे को टाइम गुजारना पड़ता है, पीआर बनानी पड़ती है, आपकी रिलेशंस डेवलप करने पड़ते हैं। तो ये जो जहां तक मोहब्बत का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 95% जो वकाला बरादरी है वो मोहब्बत से कोसों दूर होती है, तो टाइम नहीं होता उनके पास। तो यानी आप कहना, अच्छा ये मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं जी जी कि क्या आप जो है ये हुस्न पसंद है वकालत में रहते हुए इतनी मसरूफियात के बावजूद, क्या जो सनफे नाज़िक की मोहब्बत है जी उसमें कितनी सदाकत है कि वकालत में रहते हुए आप इंसान उसमें गिरफ्तार हो जाता है? जहां तक मैं अपनी मैं बात करूं या मैं समझता हूं कि एक वकील होने के नाते अगर मैं अपनी बात करूं तो आई लव माई प्रोफेशन। ठीक जो मेरे लिए मेरी ब्यूटी है वो मेरी वकालत है। ठीक अब इससे हटके जो कहते हैं कि औरत या हुस्न है, मेरे ख्याल से मेरे पास अगर मैं अपने वकालत को या इसमें जो मेरे केसेस हैं उनको या अपनी जो कोर्ट टाइमिंग है उसको टाइम दूं तो 0% जो मेरे पास वक्त बचता है कि मैं हुस्न परस्त भी हो जाऊं या हुस्न के लिए वक्त निकालूं। ठीक जी नहीं, ये इसमें ये होता है कि आते जाते इंसान जो है, ये बाज़ दफा आपने कहा कि आपको किताबों से इश्क है, जी बिल्कुल है। तो जो बंदा नस्री शक्ल को पसंद करता है वो यकीनन मोहब्बत का जो है ये गर्विदा भी होगा। हाँ जी, तो ये मुझे पता चल गया आपके इससे कि आपका जो मोहब्बत है वो आपका प्रोफेशन है। प्रोफेशन है जी। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिजाह वाला है जी जी कि कचहरी में इंटर होते हैं तो एक बड़ी सी दीवार पे चीमा चट्ठा और बड़े बड़े नाम होते हैं, क्या ये यूनिवर्सिटी से बकायदा नाम मिलता है या कोई इसमें आगे खुद से एडिशन होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली बहुत सारे लोगों के जहन में ये कंसेप्ट होता है कि यार वकील करना है तो बरादरी का करना है। ठीक कुछ लोग बरादरिज्म को प्रमोट करने वाले भी होते हैं। ठीक कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बरादरी का वकील हो ना तो विकदा नहीं। हालांकि मैं हमारे जहां तक मैं समझता हूँ ना, मैंने आज तक किसी भी ऐसे शख्स को, वकील को नहीं देखा जो अपने किसी केस में किसी दूसरे वकील को ये कह रहा हो कि यार तुम मैंने पैसे दबा दे तो मैं केस हार जाना। कभी भी मैंने किसी भी एक वकील को ऐसा करते नहीं देखा। ये हमारे माशरे में बन गया होगा कि वकील खरीदे जाते हैं या बिक जाते हैं, हमारे ऐसा नहीं होता। और ये जो आपका क्वेश्चन था, मैं ये कहता हूं कि सिर्फ बरादरी को सपोर्ट करने के लिए ठीक है, या बरादरी के वकील के पास जाने के लिए, ये थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है। और बहुत सारे जो है वो पठान है वो साद चौधरी लिखते हैं, जैसे मैंने आप देखा होगा, मैंने अपने बोर्ड के ऊपर जो है वो मैंने लिखवाया हुआ चौधरी अबैदुल्ला खान, जस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, बस इसके अलावा कोई चीज नहीं है। थोड़ी पब्लिसिटी के लिए, आप सिर्फ पब्लिसिटी, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। ना कोई चीज नहीं है। अच्छा, इसमें आगे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यंगस्टर्स जो हैं जी, खुसूसी जब ब्लैक कोट में किसी को देखते हैं हाँ जी, तो उनके अंदर जज्बात पैदा होते हैं कि हम भी वकील बनेंगे। हाँ जी। और इसमें आप क्या समझते हैं कि यंगस्टर्स को क्या इस प्रोफेशन में आना चाहिए या मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए किसी वेल नोन प्रोफेशन को अपनाना चाहिए? मैं जरा, मेरी मुराद स्कोप है जी जी, कि लॉ का स्कोप जो है ये क्या है? सर जी, लॉ का आपका इतना स्कोप है कि आप CSS एग्जामिनेशंस में जाते हैं आपको 20% मार्क्स मिलते हैं। ठीक, फर्स्ट थिंग, लॉ का इतना स्कोप है कि आप लॉ करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी शोबे में जाते हैं
ठीक। आपको बीइंग लॉयर रिस्पेक्ट दी जाती है कि यार ये कानून जानने वाला बंदा है। मैं एफबीआर में मैंने मुलाजमत के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू में बैठा हुआ था तो मुझे वहां पर क्वेश्चन किया गया था कि क्यों, आप तो वकील नहीं है। मैंने कहा जी मैं वकील हूं। आप जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं उधर जी। आप यहाँ मुलाजमत में आके आप बड़ी अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक। आप कोर्ट पेंट कोर्ट में होते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो अहकामात सुनने पड़ेंगे आपको बड़ा। तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ था कि यार मैं एक बहुत अच्छे शोबे में हूँ। जहां तक यंगस्टर का मामला है, मैं कहता हूँ आना चाहिए इस शोबे में, 100% आना चाहिए। आपने जो है वो मेडिकल करना है तो आपको कानून आना चाहिए। आपने आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारनी है तो आपको कानून आना चाहिए। इवन कि आप किसी एक छोटी सी दुकान में भी बैठे हुए हैं तो आपको आपकी जो राइट्स हैं, आपकी जो कवानीन है वो आपको आने चाहिए। अच्छा उबैर साहब, इसके बाद ये हमारी लीगल डिस्कशन, लोगों की रहनुमाई भी होगी। कोई जी। एक पैगाम जो हमारी नाजरीन को, यंगस्टर्स को देना चाहें लीगल राइट्स के हवाले से कि जी। उन्हें किस तरह जो है ये जिंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरह कानून की पासदारी करनी चाहिए? जहां तक मैं समझता हूं, हर शख्स को, पाकिस्तान के हर शख्स को आइन का पता होना चाहिए, कानून का पता होना चाहिए और उसे अपने जो राइट्स हैं उनका पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो है, रियासत जो है ये माँ जैसी होती है। रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है। वो इस तरह से, जब आप किसी सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, आपकी फ्री ट्रीटमेंट की जाती है। जब आपको आपके घर वाले भी जो वो संभालना छोड़ देते हैं तो आपको आपका सरकारी हॉस्पिटल जो है वो संभालता है। आपको ओल्ड एज होम जो बने हुए हैं सरकारी, वो संभालते हैं। जो रियासत है ये एक माँ का सा किरदार अदा करती है। मेरा जो पैगाम है, मेरे शहरी जितने भी जानने वाले हैं और मेरे जो इलाका भर के जो रहने वाले हैं, मेरा पैगाम ये है कि आपको अपने कानून के हिसाब से, अपने आइन के हिसाब से, अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका पता होना चाहिए। दूसरा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कानून की तरफ लेके आए। ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके घर में एक बच्चा कानून की डिग्री हासिल करेगा तो आपका पूरा खानदान जो है वो सेव हो जाएगा और आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी और आपको कानून से जो है वो वाकियत होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लीगल डिस्कशन हमने की, मुख्तलिफ शोबा ये ज़िंदगी के मुतल्लिक कानूनी रहनुमाई आप तक पहुँचाई, आपको पसंद आई ये होगी। और अबैदुल्ला खान साहब की तरह ऐसे वकला हज़रात जो हम वक्त जो है इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उनके लिए एक मेरा शेर है कि मुतमिन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, मुतमिन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी शहर की तारीखें वफा लिखेगी, जब भी शहर की तारीखें वफा लिखेगी। अल्लाह करीम ऐसे वकला साहिबान को सलामत रखे जो साइलीन की दादरसी के लिए हम वक्त हाजिर रहते हैं और कोई टाइम भी जो है उनके लिए मखसूस नहीं करते, बल्कि 24 आवर जो है ये हाजिर रहते हैं। अल्लाह करीम मेरे मुल्क को जो है अमन का गहवारा बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।